हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। द न्यूटन क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास में हम लोगों ने 1892 तक के अधिनियम तक पढ़ लिए थे। और अगला जो अधिनियम है वो है 1909 का अधिनियम। 1909 के अधिनियम को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोला जाता है इसको, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया था, इसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी बोलते हैं। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्ले जो थे वो इस टाइम पे भारत के सचिव थे, जो कि ब्रिटेन में, ठीक है, और भारतीय सचिवालय में सचिव थे मार्ले, तथा मिंटो जो थे वो थे हमारे भारत के गवर्नर थे। तो 1909 का अधिनियम जब आता है तो इस टाइम पे हमारे जो आंदोलनकारी होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अधिनियम आएंगे वो भारत के जो लोग, जो भारत के स्वतंत्रता संग्रामी हैं, उनको उनके जो भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी जो हैं उनकी जो बातें हैं, या फिर मैं बोलूँ कि सभी लोगों की तरफ से जो बातें हैं उनको ध्यान में रख के ही बनाए जाएंगे, ठीक है। और इसी टाइम पे 1909 चल रहा है, तो 1909 में हमको पता है कि 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन किया था, जिसके कारण से हमारे यहाँ पे भारतीय लोगों ने स्वदेशी संग्राम को चालू किया हुआ था, या फिर मैं बोलूँ स्वदेशी आंदोलन को चालू किया हुआ था। और इस स्वदेशी आंदोलन में हम लोगों ने कैसे ब्रिटिश की जो वस्तुएं थी उनका बहिष्कार किया था, कैसे मुस्लिम और भारतीय एकजुट होकर लड़े हुए थे, आपको पता ही होगा इसमें। और इसी टाइम पे 1905 में अगर मैं बात करूँ, तो 1906 में अगर मैं बात करूँ, तो 1906 में क्या होगा, मुस्लिम लीग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते ही 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909 लाया जाता है, ठीक है। इसका एक और नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो थे वो थे हमारे सचिव, और जो भारत के वायसराय जो थे वो थे मिंटोस द्वितीय, ठीक है। मिंटो द्वितीय नाम याद रखना है, क्योंकि मिंटो प्रथम जो थे वो हमारे 1813 के अधिनियम में थे, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। और इसके कुछ प्रावधान है। पहला प्रावधान क्या है इस अधिनियम का, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों का प्रवेश और सत्येंद्रनाथ, ठीक है। तो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों का प्रवेश चालू हुआ, और पहले भारतीय जिनको वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किया गया वो कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको एक विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1861 का अधिनियम जब आया था, तो देखो 1861 का अधिनियम जो आया था उसमें जो विधान परिषद थी, विधान परिषद का निर्माण किया गया था। मैंने बताया था आपको संसद की जगह पे, जैसे संसद आज हमारे हमारे यहाँ पे संसद है, उसी तरीक़ा से विधान परिषद उस टाइम पे बनाई गई थी। विधान परिषद का काम क्या होता था कि कानून बनाने का, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद उसको बोला जाता था। उसके बाद तो प्रांतीय विधान परिषद भी बनाई गई थी, ठीक है। तो केंद्रीय विधान परिषद, और मैं बोलूँगा कि प्रांतीय विधान परिषदों में जो है भारतीय सदस्यों की एंट्री, या फिर भारतीय लोगों की एंट्री जो है पहले से चालू हो चुकी थी, 1892 पहले से चालू हो चुकी थी, ठीक है। और 1892 में उनकी संख्या में भी वृद्धि की गई। जैसे कि 1861 के अधिनियम में क्या किया गया था, कितने भारतीयों को जोड़ा गया था, कम से कम 3, तथा जो 3 भारतीयों को जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद जो 1892 का अधिनियम आता है, मैंने आपको बताया था कि उसमें और भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभी तक भारत की जो 1909 के पहले तक अगर मैं बात करूं, तो भारत का जो वायसराय है उसकी कार्यकारी परिषद तथा भारत के सचिवालय जो ब्रिटेन में था, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे, ठीक है। तो 1909 का अधिनियम जो आता है उसके थ्रू पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय को जोड़ा जाता है विधि सदस्य के रूप में, और जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। और उसका दूसरा पॉइंट भी वही भारतीय सचिवालय को लेकर है। भारतीय सचिवालय में भारतीयों को प्रवेश मिला, ठीक है, जिनके नाम केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, ठीक है। तो भारतीय सचिवालय में ब्रिटेन में 2 लोगों को एंट्री मिली, केजी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने अच्छे तरीक़े से, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि किस अधिनियम के थ्रू भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को एंट्री मिली, तो वो कौन सा अधिनियम हो जाएगा, 1909 का अधिनियम हो जाएगा। वहीं अगर वो लोग ये पूछे कि किस अधिनियम के थ्रू भारत के सचिवालय में भारतीयों को एंट्री मिली, तो वो जाएगा अपना 1909 का अधिनियम हो जाएगा, ठीक है। और पहला ये भी पूछे कि किस भारतीय को भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में एंट्री मिली, तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और पूछे भारतीय सचिवालय में किन 2 भारतीयों की एंट्री मिली, तो वो थे केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। और आगे हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, अभी तक हम लोग 2 प्रावधान देखे इसमें, कि सबसे पहला प्रावधान क्या देखा था हम लोगों ने, कि पहली बार भारत की वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को नियुक्त किया गया, तथा दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भारतीय सचिवालय है उसमें 2 भारतीयों को नियुक्त किया गया। वहीं तीसरा प्रावधान अगर मैं बात करूँ, तीसरा प्रावधान हम लोग देखते हैं कि बजट पर हमें पूरक प्रश्न तथा मतदान और प्रस्ताव पेश करने की शक्ति मिली, ठीक है। पूरक प्रश्न, प्रस्ताव
पेश करने की तथा मतदान करने की शक्ति हम लोगों को मिली। मैंने 1892 का अधिनियम को पढ़ाया था, उसमें बताया था कि हम लोगों को बजट पर प्रश्न करने की अनुमति मिल गई थी। लेकिन वो प्रश्न हम लोग क्या कर सकते थे, वो जब अगर हमें प्रश्न करना है मतदान के एक बजट के ऊपर कोई भी, तो पहले हमें उसकी जानकारी देनी पड़ेगी 6 दिन पहले, और तब 6 दिन के बाद हम लोग वहाँ जाके प्रश्न पूछेंगे। और अगर हमारे मन में कोई और क्वेश्चन आ गया तो हम दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते वहाँ पे जाके, ठीक है। और इसी के अलावा उसको बोलते हैं पूरक प्रश्न। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा और दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा और मैंने आपको उसका आंसर दे दिया और आपने फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया, तो वो हो जाता है, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा आपने वो हो गया पूरक प्रश्न। तो वो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं थी। उसी के साथ ही हमें मतदान करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी 1892 के अधिनियम के थ्रू। तो मतदान करने की स्वतंत्रता मतलब अगर हम जब भी कोई बजट पास होता है तो उस पर क्या होता है, मतदान किया जाता है, कि वोटिंग की जाती है। जो सदस्य जो रहते हैं संसद के, तो उनके द्वारा क्या संसद के जो सदस्य रहते हैं, या फिर मैं बोलूँ केंद्रीय, उस टाइम पे केंद्रीय विधान परिषद थी, तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, वोटिंग की जाती है। तो वो उसमें जो मतदान होता था, तो उसमें वोट करने की क्षमता हम लोगों को नहीं थी। और अगर हमें कोई प्रस्ताव उसके अगेंस्ट अगर पेश करना है तो वो प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन ये तीनों अनुमति हम लोगों के पास 1892 के अधिनियम में नहीं थी। लेकिन वही अनुमति हमें पूरक प्रश्न की, मतदान करने की तथा प्रस्ताव पेश करने की अनुमति हम लोगों को मिली कौन से अधिनियम के थ्रू, 1909 के अधिनियम के थ्रू, ठीक है। वहीं अगला क्या है कि पहली बार केंद्रीय परिषदों के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष और सांप्रदायिक निर्वाचन कराया गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आता है कि पहली बार मतदान कब हुआ, या फिर पहली बार अप्रत्यक्ष मतदान कब कराए गए। तो अप्रत्यक्ष मतदान पहली बार कराए गए थे कब, 1909 के अधिनियम के थ्रू, जिसमें ऐसा प्रावधान था, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष का क्या मतलब है यहाँ पे, अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि कुछ ही लोगों को, विशेष लोगों को ही मतदान करने की अनुमति है, और उसके अलावा मतलब आम जनता जो है उसको मतदान करने की अनुमति नहीं है। कोई विशेष लोग जो है ना उन्हीं को मतदान करने की अनुमति है। वहीं बात वो करते हैं सांप्रदायिक की क्या है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या मतलब होता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब ये होता है कि 60 सीटों पे अगर चुनाव होने हैं तो 60 में से क्या करते हैं, 20 सीटें फिक्स कर देते हैं मुसलमानों के लिए फिक्स कर दी, और उन 20 सीटों पे मुसलमान ही कैंडिडेट खड़े होंगे तथा मुसलमान ही वोट दे सकेंगे, ठीक है। मुसलमान के अलावा सिखों के लिए भी कुछ सीटें कर दी, तो उन पे सिख ही लोग खड़े होंगे और सिख ही वोट कर सकेंगे। तो इसको बोलता है सांप्रदायिक। और इसी को बोला जाता है कि, और यहीं से क्या बोला गया कि इसी को भारतीय, या फिर मैं लूँ हिंदू और मुसलमानों के बीच में क्या हुआ, फूट डालो शासन करो की नीति आती है। और फूट डालने की, या फिर बोला जा सकता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्या एक टाइप से फूट डालने की बात करी गई थी किसके द्वारा, मिंटो के द्वारा। तो इसको यही बोला जाता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन को क्या बोला जाता है कि फूट डालो शासन करो की नीति सांप्रदायिक चुनाव के अंतर्गत ही आती है। क्योंकि सांप्रदायिक चुनाव का मतलब ही क्या हो गया कि आपने 20 सीटें फिक्स कर दी अपने मुसलमानों के लिए, और आप ये भी बोल रहे हो कि इन पर मुसलमान कैंडिडेट खड़े भी होंगे और वोट भी कौन करेंगे, मुसलमान कैंडिडेट ही करेंगे। और दूसरा, अगर वहाँ उस राज्य में अगर कोई और धर्म का कोई रहता है तो वो वहाँ पे वोट नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसको बोला है सांप्रदायिक चुनाव। एक बार फिर से बता देता हूँ कि अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, कि अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि मतदान करने की स्वतंत्रता जो है सभी लोगों को नहीं है, आम जनता को मतदान करने की स्वतंत्रता नहीं है। कुछ लोग फिक्स हैं, कुछ लोग जैसे कि राजा हो गए, महाराजा हो गए, बड़े बड़े घराने वाले लोग हो गए, उन्हीं को मतदान करने की स्वतंत्रता है यहाँ पे। और सांप्रदायिक चुनाव का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि 60 सीटें हैं, और 60 सीटों में से अगर 20 सीटें मैंने फिक्स कर दी मुसलमानों के लिए, तो उन पे मुसलमान कैंडिडेट ही खड़े होंगे तथा उन पे वोटिंग भी कौन करेंगे, मुसलमान ही करेंगे, ठीक है। तो सांप्रदायिक चुनाव, या फिर बोलेंगे सांप्रदायिकता का जनक किसको बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको बोला जाता है, तो बोला जाता है मिंटो सेकंड को, या फिर मिंटो अकेला ही आएगा तो मिंटो को क्या बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक बोला जाता है। और इसी को बुलाया गया, भारत में फूट डालो शासन करो की नीति आई यहीं से, ठीक है। याद रखें इस चीज़ को आप लोग, सांप्रदायिक निर्वाचन। अब इस अधिनियम को क्या बोला जाता है, उदार निरंकुशता वाला अधिनियम। उदार क्यों बोला गया, क्योंकि उदार इसलिए बोला गया, उदार शब्द का मतलब होता है कि एक अच्छा है हमारे लिए। क्यों अच्छा था, क्योंकि जो भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद थी तो उसमें भारतीयों को जोड़ा गया, ठीक है। और भारत का सचिवालय था, उसमें भी भारतीयों को एंट्री मिली, तो इसलिए इसको उदार बोला गया। लेकिन वहीं जो सांप्रदायिकता जो वाला जो चुनाव जो लाया, जो सांप्रदायिकता निर्वाचन जो करवाया गया पहली बार, इसको बोला गया निरंकुशता, क्योंकि इसने क्या किया था, भारतीय हिंदुओं को और मुस्लिमों को बांट दिया था, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ ही भारत शासन अधिनियम हमारा खत्म होता है। एक बार फिर से आपको प्रावधान बता देता हूँ क्या क्या प्रावधान आए थे इसमें। सबसे पहला प्रावधान जो मैंने बताया था इसमें कि भारत की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जोड़ा गया, ठीक है। सबसे पहले भारतीय कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, पहली बार भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में जोड़े थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया कि
दूसरा पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया कि भारत की जो सचिवालय जो है उसमें भी भारतीयों की एंट्री मिली और 2 भारतीय केजी गुप्ता तथा सैयद हुसैन बिलग्रामी को जोड़ा गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने इसमें आपको बताया कि बजट पर पूरक प्रश्न, मतदान एवं प्रस्ताव पेश करने की शक्ति मिली। चौथा पॉइंट मैंने आपको इसमें बताया कि पहली बार केंद्रीय परिषदों के जो केंद्रीय परिषदों के जो सदस्य थे उनके लिए अप्रत्यक्ष तथा सांप्रदायिक चुनाव हुआ। और मैंने यहीं पे आपको ये भी बताया कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको बोला जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको बोला जाता है, मिंटो को बोला जाएगा या फिर मिंटो द्वितीय को बोला जाएगा। और इस अधिनियम को उदार निरंकुशता वाला अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, उदार निरंकुशता वाला भी। तो उदार क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें भारतीयों की एंट्री कहाँ पे हुई, भारत की 22वीं कार्यकारी परिषद में हुई, तो भारत के सचिवालय में हुई। और निरंकुशता वाला क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिकता का निर्वाचन आया और अप्रत्यक्ष चुनाव कराया गया। और सांप्रदायिकता निर्वाचन को भी बोला जाता है कि भारत और हिंदुओं के बीच में इसने फूट डाल दी। ठीक है, तो आगे अगला अधिनियम देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। अगला जो अधिनियम है वो हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1919। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉन्टेग्यू जो थे वो थे इस टाइम पे हमारे भारतीय सचिव, और चेम्सफोर्ड जो थे हमारे वो थे वायसराय। ठीक है, और इस टाइम पे राजा कौन थे, तो वो थे जॉर्ज पंचम। और मैंने आपको जब 1876 का अधिनियम जब पढ़ाया था तो मैंने आपको दिल्ली दरबार के बारे में बताया था। तो लास्ट बार दिल्ली दरबार जो लगता है वो लगता है 1911 में। और इस टाइम पे राजा कौन थे, वो थे जॉर्ज पंचम। और रानी कौन थी, महारानी कौन थी, मैरी। और 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, इस टाइम यही दरबार वो दरबार है जिसमें जो क्राउन और महारानी दोनों ही भारत आए हुए थे। इसके अलावा 2 बार जो दिल्ली दरबार लगाए गए थे, 1905 में, 1903 में और 1877 में, उनमें कोई भी राजा या फिर क्राउन भारत नहीं आए हुए थे। ये आप लोगों को याद रखना है। एक ही ऐसा दरबार जिसमें दिल्ली दरबार जिसमें क्राउन भारत आया हुआ था, कौन सा था, 1911 का दरबार था। और कौन आया हुआ था, जॉर्ज पंचम तथा मैरी। ठीक है, तो इस यहाँ पर क्राउन कौन है, जॉर्ज पंचम। सचिव कौन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। और वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू जो है सचिव हैं और चेम्सफोर्ड जो है वायसराय हैं। इसको क्या होगा, इस अधिनियम को इन दोनों के नाम पे क्या बोला जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 भी बोला जाता है। अब देखते हैं इसमें प्रावधान। इसमें 2 प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका आई, ठीक है, और प्रांत में द्वैशासन आया। केंद्र में क्या आया, द्विसदनात्मक विधायिका। ठीक है, तो द्विसदनात्मक का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे कि आज हम लोग देखते हैं संसद में क्या है, हमारे यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, 1919 के अधिनियम से ही मानी जाती है। द्विसदनात्मक का मतलब क्या हो गया, राज्यसभा और एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आज हमारे टाइम आज संसद में क्या है, राज्यसभा और लोकसभा है। तो उस टाइम पे क्या था, द्विसदनात्मक में राज्य परिषद थी और विधानसभा था। ठीक है, तो राज्य परिषद को बोला जाता था उच्च सदन तथा विधानसभा को बोला जाता था निम्न सदन। जैसे कि हमारे यहाँ पे आज संसद में राज्यसभा है, लोकसभा है, तो राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग उच्च सदन, और राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन तथा लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन। तो उसी टाइप से 1919 के अधिनियम में क्या आया, द्विसदनात्मक प्रणाली आई कहाँ पे, केंद्र में, जिसके अकॉर्डिंग क्या क्या आया, राज्य परिषद आई और विधानसभा आई। ठीक है, राज्य परिषद को बोला गया उच्च सदन तथा विधानसभा को बोला गया निम्न सदन। ठीक है, अगला जो है वो है प्रांत में द्वैशासन लाया गया। प्रांतों में द्वैशासन का मतलब क्या होता है कि कुछ विषय जो हैं उन पे कानून कोई और बनाएगा, कुछ विषय जो हैं उन पे कानून कोई और बनाएगा। तो इसमें 2 सूची थी, एक थी आरक्षित विषय और कुछ थे हस्तांतरित विषय। ठीक है, तो आरक्षित विषय पे कानून बनाने का अधिकार जो था वो था वायसराय को। ठीक है, जबकि जो हस्तांतरित विषय हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसको था, उन पर कानून बनाने का अधिकार था मंत्रियों को। ठीक है, तो आरक्षित विषय में कुछ मेन जो हैं वो आरक्षित विषय याद रखने हैं, बहुत सारे आरक्षित विषय हैं। तो उनमें से मेन कौन कौन से हैं, वित्त हो गया, राजस्व हो गया, वित्त और राजस्व एक ही हो गया। ठीक है, तो राजस्व हो गया, ठीक है, न्यायालय हो गया और पुलिस हो गई। तो राजस्व, न्यायालय और पुलिस ये किसने वायसराय ने अपने पास रखे, जिनको बोला गया क्या, आरक्षित विषय। और हस्तांतरित विषय जिन पर कानून बनाने का अधिकार मंत्रियों को था, उसमें क्या क्या आएगा, कृषि, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन। ठीक है, तो इन पे कानून बनाने का अधिकार किसको था, मंत्रियों को था। ठीक है, इस पे कानून बनाने का अधिकार, आरक्षित विषय जो हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार वायसराय को है, जबकि हस्तांतरित विषय जो है उन पर कानून बनाने का अधिकार मंत्रियों को है। ठीक है, तो ये द्वैत शासन क्लियर हो गया होगा, द्विसदनात्मक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक का मतलब क्या है कि राज्य परिषद और विधानसभा आई, मतलब उच्च सदन आया और निम्न सदन आया। ठीक है, जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें। ठीक है, और वहीं अगर मैं बात करूँगा कि प्रांतों में क्या हुआ, प्रांत में क्या द्वैशासन आया। द्वैशासन का मतलब क्या हो गया, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, मतलब कुछ विषय पर कानून किसी मतलब जैसे वायसराय बनाएगा, कुछ विषय पर कानून बनाएंगे मंत्री बनाएंगे। तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे का प्रावधान हम लोग देखते हैं।
तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि दो बड़े प्रावधान इस टाइम पे आए हुए थे, जैसे कि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली आई और वहीं पे क्या हुआ कि प्रांतों में और या फिर मैं बोलूँ राज्यों में क्या आया, द्विसदनात्मक द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है कि कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है वो वायसराय को था, कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार जो है मंत्रियों को था, ठीक है। जैसे कि उसको दो भागों में बांटा गया विषयों को, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय, ठीक है। और द्विसदनात्मक का मतलब, द्विसदनात्मक जो केंद्र में आया हुआ था उसका मतलब क्या होता है कि दो सदन बनाए गए, निम्न सदन तथा उच्च सदन, ठीक है। अब आगे वाला जो इसमें कुछ और प्रावधान है जो कि आरबीआई एक्ट 1934 जो लाया गया था इसी संविधान के अकॉर्डिंग था। बाद में फिर 1925 में आरबीआई की स्थापना की जाएगी, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया था। वहीं पे अगर मैं बात करूँ, ली आयोग बनाया गया था 1926 में। ली आयोग बनाया गया था। ली आयोग का मतलब, ली आयोग लाया गया था जिसके अकॉर्डिंग किसकी, लोक सेवा आयोग की या फिर मैं यूपीएससी की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1900 किस अधिनियम के थ्रू यूपीएससी की स्थापना की गई, तो वो था 1919 की। और 1926 में ली आयोग आया था जिसके थ्रू किसकी स्थापना की, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। अगला जो है, केंद्र तथा राज्य का बजट अलग अलग किया गया, ठीक है। पहले क्या होता था, एक ही बजट आता था, लेकिन अब क्या होगा, अलग अलग बजट आएंगे, केंद्र के लिए अलग, राज्य के लिए अलग। सांप्रदायिक निर्वाचन का दर बढ़ाया गया। जो सांप्रदायिक निर्वाचन मैंने आपको बताया था कि 1919 में जो मिंटो द्वितीय के द्वारा जो सांप्रदायिक निर्वाचन लाया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन का मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कुछ सीटें जो है मुसलमानों के लिए फिक्स कर दी गई, या फिर किसी अन्य धर्म के लिए फिक्स कर दी गई, या फिर जो है किसी जाति के लिए भी फिक्स कर दी गई, और उन पे वोट करने का अधिकार भी क्या है, जैसे मुसलमानों के लिए फिक्स की गई हैं तो मुसलमानों को ही उन पर वोट करने का अधिकार है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन, और इसका और ज़्यादा आधार बढ़ा दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। और अगर 8 फरवरी 1926 को नरेश मंडल बनाया गया। नरेश मंडल में क्या था, जो देसी रियासतें जो थी, 121 देसी रियासतें थी, तो उन सबको, उनकी जो राजा थे उनको मिला के क्या बनाया गया था, एक नरेश मंडल बनाया गया था 8 फरवरी 1926 को, ठीक याद रखना। और 1927 को क्या था, साइमन कमीशन बनाया गया था, ठीक है। और एक पॉइंट और इसमें याद रखना है आप लोगों को कि पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार जो है इसी अधिनियम के थ्रू मिला था। और ठीक है, सबसे पहली बार जो हुआ था वो न्यूजीलैंड में मिला था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, प्रावधान जो थे मेनली केंद्र में क्या आया, द्विसदनात्मक आया। राज्यों में क्या आया, द्वैध शासन आया। आरबीआई एक्ट 1934 आया। ली आयोग 1926 आया। और क्या जो नरेश मंडल फरवरी 1926 को आया। और 1927 को क्या आया, साइमन कमीशन आया। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही। हम आगे वाली क्लास में देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। थैंक यू।